आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं। जो आज के समय में अगर लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं तो फैटी लीवर, फैटी लीवर, फैटी लीवर, बाएं देखो, दाएं देखो, आगे देखो, पीछे देखो, जो लोग अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं फैटी लीवर, है ना। ये फैटी लीवर लोगों को क्यों हो जा रहा है ना? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एंड दिस इज फॉर अवेयरनेस ऑफ आवर सोसाइटी। सारे लोगों को जानना चाहिए व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, that is also known as syndrome X or Revenge syndrome, और also it is known as इसके साथ अगर और कुछ और साथ में एडेड होती है तो इसे हम लोग सिंड्रोम जेड बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्चुअली आपके मोटापे से रिलेटेड है। इसमें 5 चीजें बताते हैं। इस 5 में से अगर कोई भी 3 चीज आपके साथ या आपके परिजनों के साथ या आपके दोस्तों के साथ अगर ऐसी चीजें हैं तो आप समझें कि आप खतरे में हैं। अभी सही समय है अपने को संभालने का। तो इसमें 5 चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बोलते हैं वेस्ट सरकमफेरेंस। आपकी वेस्ट सरकमफेरेंस क्या है? तो वेस्टर्न के लिए अलग है और इंडियंस के लिए अलग है। वेस्टर्न के लिए बोलते हैं पुरुषों में 102 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए या उससे नीचे होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। महिलाओं में 88 सेंटीमीटर, बट इंडियंस में ये और भी कम होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर से कम महिलाओं में, और पुरुषों में 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ये कहाँ मेजर करेंगे? ये मेजर करेंगे आप अम्बिलिकस के पास, या आप ये बोल सकते हैं आपकी रिब केज बताते हैं वहां से, और आपकी हिप बोन जिसको एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं उसके बीच में आपको मेजरिंग टेप रखनी है। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए आपको देखना है आपका एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस क्या है। महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए और पुरुषों में ये 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो आप बहुत सारी बीमारियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, बुला रहे हैं अपने शरीर में बैठने को। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात हुई ट्राइग्लिसराइड्स, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लिपिड प्रोफाइल का पैरामीटर है। ये आपका हमेशा 150 मिलीग्राम पर डीएल से नीचे होना चाहिए। 150 मिलीग्राम पर डीएल से नीचे होना चाहिए। तीसरा पैरामीटर है आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये पुरुषों में आपका 40 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा होना चाहिए, महिलाओं में 50 से ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे नीचे है तो आप खतरे में है ना। और चौथी बात आती है आपकी ब्लड प्रेशर की। आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का 130 मिलीमीटर मरकरी से नीचे होना चाहिए, और नीचे का ब्लड प्रेशर 85 मिलीमीटर मरकरी से नीचे होना चाहिए। इस दोनों में से कोई भी अगर उस रेंज से ज्यादा है तो आप खतरे में हैं। संभलने का सही वक्त है। और पांचवी बात है, अगर आपका ब्लड शुगर 100, फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के बराबर या उससे ज्यादा है, या आप डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं, ये 5 पैरामीटर है। इसमें से कोई भी 3 पैरामीटर अगर आप में मीट कर रहा है, इफ यू आर गेटिंग either of these 5 parameter, only 3 parameter you have, you are said to be in metabolic syndrome. You are suffering from metabolic syndrome. और ये metabolic syndrome क्यों आई? This is to make aware the people in the society। क्योंकि अगर आप metabolic syndrome के मरीज हैं तो आप में हृदय रोग, मस्तिष्क रोग जिसे लकवा बोलते हैं या पक्षाघात बोलते हैं, स्ट्रोक, है ना, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और डायबिटीज। जिनको प्री डायबिटीज है उनको डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा है ना। तो इसीलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कंसेप्ट आया टू मेक अवेयर, लोगों को जागरूक और जागृत करने के लिए कि दिस इज राइट टाइम टू चेंज योर लाइफस्टाइल, है ना। आपका एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस जो है, या वेस्ट सर्कमफेरेंस बोले, वो पुरुषों में 90 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जिनमें ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात आ रही है, दे आर हैविंग यूजुअली फैटी लीवर।
दे आर यूजुअली हैविंग फैटी लिवर, और इसीलिए पहले हम लोग NAFLD बोलते थे, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. नाउअडेज न्यूअर टर्म हैज बीन कम अप, दैट इज कॉल्ड MAFLD, मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज. यानी आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं जिसकी वजह से लीवर में चर्बी आपकी ज्यादा आ रही है. और लीवर में चर्बी ज्यादा होना आज के डेट में सिरोसिस लीवर, लीवर कैंसर के बहुत सारे कारण बन रहे हैं. आई डू प्रैक्टिस मेडिसिन, आई सी नाउ एंड देन इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस. पहले हम लोग देखा करते थे सिरोसिस लीवर की, जो लोग अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं, अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज एंड सिरोसिस. अभी मोटापा हो रहा है और कोई कारण नहीं हो रहा है, मोटे हैं सिरोसिस लिवर हो गया. आपको डायबिटीज है लंबे समय से, 10 साल से आपको डायबिटीज है, आपको सिरोसिस ऑफ लिवर हो गई. सो दैट वी आर नाउ सीइंग. पहले हम लोग बताते थे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस सी, दीज आर रिलेटेड टू सिरोसिस, उनको सिरोसिस होने का खतरा ज्यादा है. और अभी हम लोग देख रहे हैं मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज, दैट इज रिलेटेड विथ फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर and cirrhosis of the liver and further related complication like ascites, esophageal varices, मुंह से खून का आना, पखाने में खून आना. तो ये सारी समस्याएं अभी देखने को मिल रही हैं. तो दिस इज राइट टाइम टू चेंज योर लाइफस्टाइल. और फैटी लिवर अगर लोगों को है, अगर आप मोटे हैं, आपका ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो फास्टिंग ब्लड शुगर, HDL आपका कम है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, तो आपको फैटी लिवर होने के चांसेस हैं. और फैटी लिवर में यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, बट अगर सिम्टम आते भी हैं तो पेट में दाहिने भाग में, जहां लिवर का पोजीशन है, आपके दाहिने साइड जो छाती है उसके जस्ट नीचे में आपको हल्का भारीपन लग सकता है, या आपका ध्यान वहां जा सकता है, थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है, भूख की थोड़ी कमी हो सकती है, थकान महसूस हो सकता है ना. तो ये सारे सिम्टम्स यूजुअली फैटी लिवर के आते हैं. और लिवर को हम लोग बताते हैं इट इज कॉल्ड केमिकल लैबोरेटरी ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला है. और अगर ये गड़बड़ होने लगा तो आप समझो दिस इज द मेन ऑर्गन विच डिटॉक्सिफाइजेस यू, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, ये खुद जब टॉक्सिक्स हो जाता है तो फिर मैं इसको ऐसे एग्जांपल से समझाऊं, जैसे आप चाय पीते हो तो चाय को सीव करते हो, तो वो छन्नी होती है उसमें आप सीव करते हो, तो जितने भी वेस्ट हैं वो सीवर में रह जाते हैं और नीचे आपका मटेरियल आया. वैसे ही लीवर एक्ट्स एज ए सीवर, जितनी भी वेस्ट मटेरियल जो आप लेते हैं गट के थ्रू, उसको वो फिल्टर कर रहा है. और आपने उसी को फिल्टर को फैटी लिवर करके क्लॉग करके रखा हुआ है. अगर चाय छन्नी आपकी साफ नहीं हो, बीच बीच में आप क्या करते हो कि उसको, अगर वो मेटल का होता है तो उसको आग के ऊपर डालते हो और उस सीवर को साफ करने की कोशिश करते हो, जो छन्नी आपकी ठीक से छान सके. वैसे ही जब आपकी फैटी लिवर हो जाती है तो जो भी वेस्ट मटेरियल आपका जो छन के लीवर से बाहर होना चाहिए था, दैट इज नॉट फिल्टर्ड. सो फैटी लीवर अगर आपने अपने शरीर में लिवर में पाल रखा है तो आप बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, बुला रहे हैं अपने शरीर में रखने को. सो दिस इज फॉर अवेयरनेस ऑफ यू पीपल. तो इसमें आपने करना क्या है, फैटी लीवर में बहुत सारी दवाइयां मेडिकल साइंस ने बता रखी है कि आप अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड ले लो, पायोग्लिटाजिन ले लो, मेटफॉर्मिन ले लो, इवियन विटामिन ई की गोली ले लो. अभी एक नई दवाई आई है दैट इज कॉल्ड ओबेटिकोलिक एसिड. सो मेनी मेडिसिन्स हैज बीन सजेस्टेड, बट एट द एंड एक लाइन में छोटी सी बात लिख देता है, नो ओनली लाइफस्टाइल चेंज इज गोइंग टू चेंज योर फैटी लिवर इनटू नॉर्मल लिवर, and that is only weight reduction. Weight reduction only 10% of your present body weight. आपका जो अभी वजन है उसमें अगर आप 10% अपने वजन को कम कर लेते हो तो आपकी फैटी लिवर ग्रेड 2 से ग्रेड 1, अगर ग्रेड 1 में हो तो आपकी वो नॉर्मल लिवर हो सकती है. फाइब्रोसिस तक तो रिवर्सल जा सकती है, बट एक बार आपकी सिरोसिस में चेंज हो गई तो देयर इज नो वे टू रिकवर बैक. सो इट इज हाई टाइम टू चेक और चेंज योर लाइफस्टाइल एंड आप अपनी जिंदगी बचाएं और अपने परिजनों की जिंदगी बचाएं. मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडियंस को अपने को दुबला पतला ही रहना है. पिछले सेशन में मैंने IDM मुंबई में इनविटेशन मिली थी, वहां मैंने बताया कि अगर आपके फैमिलीज में रिस्क है
तो आपको कैसे अपना वेट रखना है, कितना रखना है, दैट आई टॉक्ड ऑफ, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप उस वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये अवेयरनेस और भी लोगों को जो आपके परिजन हैं उनमें ये फैला सकते हैं। सो ये सिंड्रोम एक्स की बात मैंने की, रिबैन सिंड्रोम। और दूसरी बात आती है सिंड्रोम जेड, जो शुरुआत में मैंने बात की। ये सिंड्रोम जेड क्या है? ये जो 5 पैरामीटर बताए उसके साथ अगर किसी पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हाइपोपनिया सिंड्रोम है, बहुत सारे पेशेंट्स को आपने सुना होगा या देखा होगा, खर्राटे बहुत बढ़ते हैं, रात में सो रहे हैं और बहुत ज्यादा स्नोरिंग हो रही है, खर्राटे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, परेशान है। आप अगर कभी ट्रेन की सफर करो और रात में अगर आपको पैसेज से निकलना हो तो इधर से तरह तरह की आवाजें निकलती रहती हैं खर्राटों की, है ना? सो दैट इज ऑल ड्यू टू दिस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हाइपोपनिया। उनकी पीछे की बताते हैं नेजोफेरिंग्स के मसल्स जो है वो आपके नेजोफेरिंग्स के पैसेज को ब्लॉक कर रहे होते हैं, एंड यू आर स्ट्रगलिंग फॉर ब्रीदिंग, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर ब्रीदिंग, दैट्स क्रिएट्स द स्नोरिंग। और ये जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उनमें अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हाइपोपनिया हो गया, कई लोगों ने देखा होगा आपके परिजनों को ये सीपैप, एनसी नेजल सीपैप, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको खराटे आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, करवट ज्यादा बदल रहे हो, दूसरे दिन आप बहुत थकान महसूस कर रहे हो, उसके लिए एक स्केल होता है, दैट इज वी कॉल्ड एप्सवर्थ स्लीपीनेस स्केल, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हाइपोपनिया डायग्नोज करने के लिए वी यूज, और स्लीप साइकिल स्टडी कराते हैं ओवरनाइट, है ना, कि रियली यू आर सफरिंग फ्रॉम। बट जो लोग मोटे हैं, जिनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उनमें साथ में अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम जेड। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के साथ फिर वही जो मैंने बताई, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, thyroid disorder, and many complications you can face. So this is all for awareness of you people. So please take care of yourself and your family members. This is all my purpose, to be here to make aware the people of society, and all. This is for my side for today's session. And now this forum is open for question answer session. If someone having any doubt, you can ask me. If there is any query, I will request you to please raise your hand. There's an option to raise your hands. So please request everyone, if any queries, please raise your hand. Amritji, if you can open your camera and your, yeah. I'm sorry, I am won't be able to open the camera. Please excuse me. Thank you. Good evening, Dr. Dubey. Good evening, everybody. Yes, very good. I have been trying to follow a plant-based diet to a very large extent. I just repeated my. I'm not able to listen you clearly. Your voice is not very much clear. Sir, am I clear right now, sir? Yes, tell me. Sir, I have been following plant-based diet from a very long time. I just repeated my lipid profile recently, 15 days ago. The HDL is 195, and I was listening to the 5 symptoms of metabolic symptoms. So the HDL high hai mera. So HDL is 195. सर मेरी गलती हुई है सर, माय मिस्टेक सर, आई विल जस्ट शेयर सर, मेरी गलती हो गई है सर, इट्स नॉट HDL सर. Can you give me a minute, sir? I'll just read the report content for you. I will take on another person's question. I will take on later on. Right, sir. I'll come back to you, sir. Yes, you check it. Sarika ji, you can open your camera and you can unmute yourself. Yeah. Hi, Sukriti. Yeah, please continue. I cannot see doctor's photo. Actually, the picture's not coming. We can clearly see that. Well, I can't see doctor like Dr. Dubey. I'm here.
Acha, I'm sorry, right here. sir. Sorry, sir. I can't see your picture actually. Sir, how are you, sir? I'm great. सर मेरे को ना एक क्वेश्चन था आपसे हाँ जी, एक पूछिए। तो बिकॉज आई टोल्ड यू लाइक मुझे एमएस है तो माय वॉकिंग इज हैज इम्प्रूव्ड Good, great. God bless you. ठीक है हाँ थैंक हाँ यू जी। सर थैंक यू सो मच सर एंड सर आई वांट टू आस्क लाइक सी आई माय न्यूरोलॉजिस्ट he gave me a medicine so that Okay. is called del step You will send me in the group, or Aman ji, or Sukriti ji, or anyone, Loveleen, anyone you can share. Okay, I will look into it. sir okay sir and sir Anything else you have to ask हाँ apart जी from मुझे medicine? मेरे को और पूछना है एक बात कि मैंने एक और न्यूरोलॉजिस्ट से बात की थी उसने कहा था कि आपकी कोई मेडिसिन आपकी मतलब वॉक इम्प्रूव नहीं कर सकती इन ओनली चीजों को एक्सरसाइज कैन हाँ, बस इन चीजों को भूल जाइए। क्या है, कौन क्या बोल रहे हैं, अगर इसको आपने अपने इस न्यूरोलॉजी में डाल के रख दिया ना, तो बस उसी हिसाब से बस वो बैठा रहेगा, वो आपको नुकसान करते रहेगा। अभी जैसे चेयर अप में हो, बस ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बीमारी ऐसे ही भागती रहेगी। हाँ सर फर्क पड़ रहा है मुझे आई एम बिल्कुल हैप्पी फर्क एक्चुअली पड़ेगा। यस, सर एक ऑलवेज और बी बात चेयरफुल। पूछनी है हाँ हंसे सर और हंसाएं लोगों को, हंसे और हंसाएं। हाँ एक्चुअली वेरी नाइस ऑफ यू आपके सर सेल्स मुझे रो एक रहे और होते बात हैं आपके। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर मैंने ना ये ले रही थी मैं यू कैन सी नो कोलाजन ओके, फाइन। ओके सर मैं ये 4 दिन से ले रही हूँ सर मुझे पूछना था डज इट हेल्प एक्चुअली देखिए, आपकी बॉडी हर चीज के लिए इक्विप्ड है। बॉडी कोलाजन खुद बनाती है, वो बनाना भूल गई है क्योंकि उसको आपने मिसगाइड कर दिया है ना? आपने खुद मिसगाइड किया है। बचपन से माँ के गर्भ से आते हैं तो हमारे बाल बहुत अच्छे होते हैं, सफेद हो चुके हैं, सफेद हो जाते हैं, निकल जाते हैं। हाँ तो सर बालों मेरे में भी हो क्या गया बनना है? प्रोटीन, प्रोटीन बनना है ना? बाहर से जैसे मैं बोलूं कि अगर पेड़ में कोई गड़बड़ी है, पत्तों में गड़बड़ी है, तो क्या पत्ते के ऊपर कुछ स्प्रे करोगे, पत्ते अच्छे हो जाएंगे? नहीं होंगे सर गड़बड़ी कहाँ होंगी? रूट में होंगी। रूट में रूट को अगर सही करोगे तो मोस्ट ऑफ द डिजीज आर ओरिजिनेटेड इन द गट। मोस्ट ऑफ द डिजीज आर ओरिजिनेटेड इन गट, एंड द सेकंड प्लेस इज योर न्यूरॉन्स, ब्रेन राइट है ना? इन द ब्रेन, जो हर सेल्स को मैसेज दे रहा होता है हर मिनट, और वो प्रोटीन 1,40,000 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स बना रही होती है। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे अच्छे से, और जेनेटिक्स को पढ़ेंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे, यू विल गेट आंसर ऑफ मेनी थिंग्स, है ना? हमारी बॉडी गलत प्रोटीन बनानी शुरू कर देती है, गलत खान पान, गलत दिनचर्या, एंड रॉन्ग थॉट प्रोसेस, निगेटिव इमोशंस, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी बीमारियां लेकर बैठते हैं। ठीक है, वो बस खुश रहा करें। अभी चेहरे से आपकी स्माइल चली गई ये सुनते समय में, अभी बढ़िया मुस्कुरा रहे थे, बस ऐसे मुस्कुराते रहे, सर है ना? मुझे एक और बात पूछनी है जैसे लाइक आई नो द रीजन कि मेरे को एमएस क्यों इंक्रीज हुआ स्ट्रेस इज द रीजन एक्चुअली Yes, nothing मुझे else, nothing सर else. मुझे I will share one incident. मैं आपकी पूरी बात सुन लूं, सिर्फ मुझे याद करा देना कि मैं भूल ना जाऊं। I have to share one thing recently. पहले आप पूरी कर लो, फिर मैं बताता हूँ। सर मुझे पूछना था लाइक व्हेन आई नो द कॉज इज द स्ट्रेस तो लाइक व्हाई सो मेनी लाइक चेंजेस क्यों करने हैं मुझे अपनी डाइट में बिकॉज यू नो व्हेन आई नो द रीजन एक्चुअली इज द स्ट्रेस because I'm really working on it. बस उसको उसको उसके ऊपर वर्कअप कर लीजिए, बहुत सारी चीजें आपकी निकल जाएंगी। सर बहुत उसके वर्कआउट ऊपर कर रही हूँ जो आपने मुझे टैपिंग सिखाई है ना ब्रीजिंग इट इज रियली हेल्पिंग मी हाँ, ओके, गुड, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर प्लीज आप हाथ मत जोड़ा कीजिए मैं हाथ जोड़ के बस ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि बस सबको खुश रखे, ऐसे ही सबकी स्माइल चेहरे पे आती रहे, हाँ और कुछ ठीक नहीं। है सर ओके सर थैंक जस्ट यू आई सर प्रे टू द गॉड, या नथिंग राइट राइट ग्रेटिट्यूड टू गॉड just I have to share one thing. One third year MBBS guy met me last day. वो मेरे चैम्बर में आए, और वो
SGPGI लखनऊ में थे 4 दिन पहले, और वहां पर उनको डायग्नोज हुई एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस विच इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, HLA-B27 पॉजिटिव एंड ब्ला ब्ला जो भी. एंड there, yes, what we medical graduates and postgraduate, what we have learned from that science, medicine. So there is no fallacy and fault of that doctor, and they have prescribed biologics, anti-TNF, which is a strong immunosuppressant agent. So he asked me, anyhow he came to know about me, and he just called me from there, that place. कि सर मुझे ऐसे ऐसे डायग्नोज हुई है एंड डॉक्टर साहब ने मुझे ये बायोलॉजिक्स लिखी है, व्हाट शुड आई डू. मैं बोला उल्टे पैर तू भाग क्या मेरे पास, डोंट गो फॉर दैट मेडिसिन, प्लीज कम टू मी. एंड वी हैव अ लॉन्ग चैट. मैंने क्लिनिक में उतनी समय नहीं दी, एंड देन उसको कॉलेज में जहाँ मैं वर्क प्लेस में हूँ वहाँ 2-3 घंटे 4 घंटे बैठता हूँ, तो वहां मैंने उस बच्चे को बुलाया और वी हैड लॉन्ग चैट. एंड जस्ट आई आस्क्ड वन थिंग, had you underwent any stresses in last few year? And not ज्यादा नहीं, 3 से 6 महीने, do's and don't and conflicts जिसमें बहुत ज्यादा परेशान हो, you were able to do each and every works of your days, routine activity पूरी कर रहे हो, but you are hanged in one thought or emotion, negative emotion जो आपको बहुत परेशान कर रहा था. Yes sir, it is. और उसके बाद से ये मुझे तकलीफ आनी शुरू हुई है. So yes, your immune system is confused right now. Yeah. जो आप इतने परेशान रही हो, इम्यून सिस्टम गॉट कंफ्यूज्ड, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. तो आपके शरीर के किसी अंग को उसने जो जेनेटिकली वीक है, दैट हैज बीन सिलेक्टेड. तो जेनेटिकली वीक ऑर्गन, वी ऑल आर बॉर्न विद सम ऑर्गन्स जेनेटिकली वीक, बी इट लंग, बी इट हार्ट, बी इट लीवर, बी इट किडनी, बी इट मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम्स, बी योर ब्रेन, बी योर स्किन. तो कोई ना कोई वीक ऑर्गन लेकर हम लोग पैदा हुए हैं, है ना. एंड व्हेन योर सिस्टम गेट डिसहार्मोनी, दैट ऑर्गन इज अटैक्ड, और वहां की आपकी तकलीफ शुरू हो जाती है ना. किसी को सांस की तकलीफ है, तो किसी को पेनक्रेटाइटिस हो रहा है, किसी को लिवर डिजीज हो रही है ना, किसी को साइकेट्रिक इलनेस हो रही. सो व्हाटएवर, दिस इज ऑल अबाउट वी आर बोर्न विद सम जेनेटिकली वीक ऑर्गन. Per se, in my family, my elder brother is having the same HLA-B27 positive, but he's not diseased. उनको तकलीफ नहीं है. एक दो बार उनको लोअर बैक पेन हुआ, he took 1 or 2 tablets of NSAID and now he's okay fine. उनको फिर दोबारा तकलीफ नहीं हुई. उनकी सारी टेस्ट मैंने करा के देखी. But I am suffering. Why? Why I am I was suffered the most in my family since I underwent lot of stresses. वो अव्वल रहना है, टाइप ए पर्सनालिटी, गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, टॉपर रहना है कॉलेज में, स्कूल में, और ओवरवर्क्ड रहना है, मॉर्निंग 8 to 12. दिस इज ऑल स्ट्रेसेस. अभी मैंने क्या कि आई चेंज माय लाइफस्टाइल लाइक एनीथिंग, यू टर्न. इस नदी के इस छोर से मैं उस छोर चला गया, नाउ आई एम ओके फाइन, डूइंग ग्रेट. Sir, like क्या changes including like what? बस बने रहे एक एपिसोड्स में, जैसे सीरियल्स बनते हैं ना एपिसोड्स आपके, है ना, तो सीरियल्स के एपिसोड के साथ जुड़े रहे, यू विल कम टू नो मेनी थिंग्स. Yes sir, yeah, it's बहुत सारी नॉलेज मिल रही है सर. बस मुझे ना गिल्ट आती है बिकॉज when I eat something ना मुझे गिल्ट आती है, मुझे ये नहीं खाना चाहिए था. अब बस यही मैंने इमोशंस पे बात करी है कई बार. दिस नेगेटिव इमोशंस, दैट इज किलर, दैट इज सेल्फिश इमोशंस. सेल्फलेस इमोशंस को डालिए अपने शरीर में, आपकी बॉडी ऐसे ही हंसती खिलखिलाती रहेगी, हर एक सेल अच्छी प्रोटीन बनानी शुरू करेगी, बस चंगे होते जाएंगे. ठीक है सर. सर मैं आपको टेस्टिमोनियल दूंगी. आई एम फाइन. थैंक यू सो मच सर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. बस ऐसे हंसते रहे. ये आपका जो आईफोन करके कौन है, आईफोन करके आप अनम्यूट कर लीजिए. हाँ जी, नमस्कार मैम. नमस्ते मैम. मैंने ना कल से
मतलब कल 5 बजे का खाना खाने के बाद मैंने आज सुबह 9:30 बजे खाया। तो मतलब मैंने वैसे तो 12 घंटे का डेली हो ही जाता था, लेकिन आज तो मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है आंखों पे, सिर में। पानी भी पिया, नींबू पानी भी पिया, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, क्योंकि मैं डायबिटिक। मैम मैं अचानक से फास्टिंग बढ़ाने को नहीं बोलता हूँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली, बॉडी को स्ट्रेन नहीं करना होता है, बिल्कुल नहीं। अगर आपने आदत नहीं रही है पहले से, तो आप जो 10-12 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, दैट इज इनफ। डोंट फोर्स योर बॉडी, टेक योर टाइम टू गेट एक्लिमेटाइज। आपकी बॉडी को होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की आदत डालने दीजिए। अपनी बॉडी को फोर्स कभी ना करें, जबरन जबरदस्ती कभी ना करें। 12 घंटे ही कर रहे थे, अब अचानक से क्या किया आपने, 24-36 घंटे ही कर लिए। दिस इज नॉट गुड। मतलब 5 से 9 तक, 12 और 4 16 हो गए शायद। हाँ तो बस धीरे धीरे बढ़ाओ ना, 12 से 12:30 करो, एक हफ्ते 12:30 पे चलो, फिर उसको 13 पे करो ना, अचानक से नहीं बढ़ानी चाहिए। तो ठीक है, सर अब क्योंकि बॉडी को इसकी आदत नहीं होती। तो सर अब मैं क्या लूं जिससे शरीर में थोड़ी जान सी महसूस हो? अभी थोड़ा नारियल पानी है, उसमें थोड़ा हल्का नींबू मिलाकर ले लीजिए, यू तो विल मैं फील बेटर। डायबिटिक हूँ सर, नींबू वो नारियल पानी? नो नो नो, बहुत कम कैलोरीज होती है उसमें, बहुत कम, है ना। 100 ml में आई थिंक 17 या 19 कैलोरी रहती है। अगर 300 ml लोगे तो 47 कैलोरी मिलेगी। ठीक है तो डायबिटीज सर। तो पूरी कैलोरी गेम है, जो मैंने बता रखी है पहले। हाँ जी, तो मैंने सर अपनी रिपोर्ट्स भी भेजी थी, पर मुझे अभी पूरा हिसाब किताब नहीं पता है, इसलिए ज्यादा मोबाइल का वो नहीं है मुझे। मैम सारा हिसाब किताब एक यूट्यूब पे वीडियो है कि डायबिटिक पेशेंट की हाइट के हिसाब से कितनी वेट होनी चाहिए, उनकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से उनको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, है ना, ठीक। कितना वेट होना चाहिए, वो सारी चीजें पड़ी हुई है। उसका फायदा उठाएं, यूट्यूब पे जाकर वीडियो देखें। उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा अमन जी। अच्छा, मैं सर वो अपनी मैंने रिपोर्ट्स भी भेजी थी अमन मैम के उसके उस पे, इसी ठीक है, ग्रुप भेज में। दीजिएगा, हाँ भेज जी मैंने, दीजिएगा, मैं देखता हूँ। हाँ जी भेजी थी सर, अब मैं दोबारा भेजूं? मैम आपने पर्सनल भेजी है मुझे? मैम ये इतना ज्यादा तो मुझे आता नहीं है, इसलिए। कोई तो बात पर्सनल भेज दीजिए, पर्सनल भेज नहीं, दीजिए मैम को, तो आप अभी अमन जी। सेव कर ले। तो अमन मैम के फोन पे भेजूं? आप भेज कोई नहीं, दीजिए वो मुझे, आप ग्रुप में ही ग्रुप भेज में दो, भी मैं भेज सेव सकते हैं। कर ले। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि फिर मैं अब नारियल पानी ले लूं थोड़ा सा। हाँ जी, नारियल पानी में हल्का नींबू डाल के। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम, गॉड ब्लेस। सर नेक्स्ट है अमृत कलसी जी। अमृत कलसी जी प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। I'm sorry, Amanji, I had requested for some reasons I will not be able to put on the camera. No Hanji. problem. Yes. Dr. Dubey, sharing the numbers for your reference. Sir, triglycerides 195 hai, sir. Triglycerides is 195. Okay, fine. Hanji. And HDL is 55, sir. LDL Okay. is 183. 183. Okay, fine. And sir, fasting sugar is 84, sir. Fasting sugar is 84, sir. 84. 84. Okay, fine. And sir, my weight is height is 5.6, weight is 64, sir. 64 kgs. Yes. Okay. Are you diabetic or No, hypertensive? sir. No, sir. I'm not diabetic, sir. Non-diabetic. Aryan, your waist circumference? Sir, I'm on the leaner side, sir. You are I'm on the leaner side, sir. I'm not overweight. leaner sir. side, leaner side. Hanji, sir. But Hanji, sir. your weight is not on leaner side. Your weight is okay, good, fine. Hanji, sir. Okay, you just increase some salads in your food if you are not taking, and just cut down your calories and increase your physical activity. That will be okay, fine. Sir, I have been following a plant-based diet and physically very active. And I am trying to be 60 to 70% raw in my diet, sir. ये सब चीजें follow करती हूँ, sir. Okay, cut down the oils. जी सर, वो भी कर लेंगे. हाँ जी सर, वो भी कर लेंगे. हाँ जी सर. Okay, fine. आपकी HDL बहुत अच्छी है. Right now, if you are not diabetic, if you are not hypertensive, if your waist circumference is not, these three criteria is not met. Only one thing is there. Your हाँ जी सर. triglycerides is high. और आपकी LDL cholesterol जो है, that should be on bit lower side.
that is called bad cholesterol. A patient who is having diabetes or hypertension, I ask them to keep below 71. And जी those sir. patients who are having no any disease, they should keep it below 130. That is good. So it has to come down by 50 units, sir. Yes. जी सर. सर आप प्लीज बताएंगे अगर एक प्रोलॉन्ग 24 आवर्स फास्टिंग कोई करता है तो उसको ब्रेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? Go with the liquid, any liquid or fruit juice, diluted fruit juice. Actually, जब आप ड्राई फास्ट करते हो तो आपकी म्यूकस जो होती है, स्लाइमी लेयर जो गट में होती है, that get dried up, है ना? तो ऐसी लिक्विड लेनी है जो उसको फ्लश कर सके. जब वो जैसे आपके घर में कोई चीज गिर गई है, उसकी क्रस्ट बनती है, तो उसको साफ करने के लिए व्हाट यू डू, यू टेक सम लिक्विड थिंग्स, है ना? तो वैसे ही वो ड्राइड अप स्लाइमी लेयर, जो म्यूकस लेयर आपकी पूरी गट लाइनिंग में रहती है, तो अगर आप लिक्विड लेते हो और वो जो एक्सेस म्यूकस है, दैट क्रिएट्स डिजीज. समवन हैज पुट वन message on the group, sir, please make videos on mucus. So today I came with metabolic syndrome for awareness. और किसी समय मैं म्यूकस के बारे में भी बताऊंगा, जो बहुत लोगों को म्यूकस क्यों आता है स्टूल में, और कॉफ, ये ब्रोंकियल अस्थमा एंड राइनाइटिस, साइनसाइटिस, दैट आई विल टॉक ऑफ. लेकिन अभी के लिए जो आपने सवाल पूछा है, उसके लिए लिक्विड शुड बी टेकन. You can break it with diluted coconut water or lemon water or diluted green juices or diluted fruit juices के साथ you can break your fast. Thank you, sir. Welcome. So much. हाँ जी. सर नेक्स्ट है सोनल जी. सोनल दीक्षित जी, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए. जी, गुड इवनिंग मैडम. गुड इवनिंग सर. जी, वेरी गुड इवनिंग. मुझे पूछना था सर कि फ्रूट में कैलोरी वाले फ्रूट सारे लेंगे तो कोई बात नहीं है ना? फ्रूट के साथ सैलेड लेंगे तो कोई बात नहीं, चाहिए या दूसरा ले सकते हैं. फ्रूट के साथ सैलेड भी ले सकते हैं, नो इश्यूज. और कैलोरी वाले फ्रूट भी खा सकते हैं ना पूरा दिन, जिसमें कैलोरी ज्यादा हो? देखिए, कैलोरी ज्यादा नहीं, मैं बोल रहा हूँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका कम हो उसको चेक करें, उसको लें तो बेहतर है. लो जीआई इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आप देख लें. लो जीआई इंडेक्स बोलते हैं, आप देखेंगे जिस फ्रूट्स का जीआई इंडेक्स 49 के नीचे है, दैट इज गुड. और जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उस फूड को नहीं लें, फ्रूट्स को नहीं लें तो बेहतर है. सर ये कम वाले में कौन से आते हैं? मैं ग्रुप में भेज दूंगा, उसको देख लेंगे, है ना? और उसमें मैं बेहतर बोलता हूँ कि आप अवॉइड करें मैंगोज, जिनको प्री डायबिटीज या ओबेसिटी है. मैंगोज, बनाना, चीकू एंड ग्रेप्स. तो ये 4 चीजों को अगर आप अवॉइड करते हैं और सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं. ओके, थैंक यू सर. जो मोटापे में है उनके लिए ये स्पेशली. सर मोटापा गिन सकते हो? अभी तो गिन सकते हो, हाँ, बाद में मैंने तो अभी बता दिया था उस दिन. यूट्यूब पे पड़ा हुआ है कि आप अपने वेट को कैसे कम कर सकते हैं. आप अपना बॉडी रिक्वायरमेंट देख लीजिए, कितनी कैलोरी, उसको कम करते जाइए. 500 जितनी बॉडी को जरूरत है उसके हिसाब से 500 किलो एवरी डे. 8 दिन में आपकी आधी किलो वजन कम हो जाएगी, 16 दिन में 1 किलो हो जाएगी, 1 महीने में 2-2.5 किलो वजन कम कर लोगी, है ना? और अगर आपने 24 आवर की अगर फास्टिंग कर ली तो आपकी 2-2.5 किलो ऐसे ही कम हो जाएगी 1 दिन में, क्योंकि आपकी ग्लाइकोजन खत्म हो जाती है और लिवर की और मसल्स की ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाती है. और 1 ग्राम ग्लाइकोजन 3 ml पानी कंट्रोल करके रखता है. टोटल आपकी 800 700 लगभग रहती है. 2 किलो ऐसे ही कम हो जाएगी. 1 ग्राम ग्लाइकोजन होल्ड 3 ml ऑफ वाटर. और अगर आपने वो
24-36 घंटे की फास्टिंग कर ली, 2 किलो वजन आपका ऐसे ही कम हो जाएगा 36 घंटे में। सर एकादशी है, एकादशी पे वाटर फास्टिंग करना सोच रहे हैं अभी। बेहतर इस दैट हैज गॉट सम साइंटिफिक रीजन टू डू एकादशी फास्टिंग। पर हम लोग के यहाँ जो पुराने कल्चर थे ना, दैट वाज वेरी साइंटिफिक, है ना। आर डाइजेस्टिव फायर आर वीक ऑन एकादशीज। हमारी पचाने की शक्ति उस समय उस दिन काफी वीक होती है। तो बहुत लाइटर फूड लें। जो लोग कुक्ड मील ले रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है, यू डू सम फ्रूट फास्ट, यानी फ्रूट्स खा के रह जाए उस दिन, फ्रूट सैलेड्स खा के रह जाए, कम कैलोरीज लें, है ना, इजी डाइजेस्टेबल फूड लें, क्योंकि उस दिन आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक होती है। दिस साइंटिफिक रीजन, कभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ओके ओके, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट वेलकम। है दीपक जी। दीपक जी प्लीज क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। ये पिछले लास्ट करीब 2 महीने हो गए मेरे को, मैं फ्रूट्स और मैं मोस्टली ऑन सलाद ही हूँ, और पिछले कुछ दिनों से तो मैंगो ज्यादा खा रहे हैं। जी तो मेरे को जो पहले कभी हुई करती थी ये प्रॉब्लम कि जो अपने पाँव की जो उंगलियां हैं ना, खासकर उसमें बर्निंग बहुत होती थी पहले जब भी मैं मैंगो ज्यादा खाता था, और अब भी जी वही हो रही है। तो वो का क्या सोल्यूशन है? सर, आप एक बार जो है ना विटामिन डी और विटामिन B12 को जरूर टेस्ट करें। हाँ, ठीक है वो ना, भी करा है, तो वो नॉर्मली है। नॉर्मल है। और ये हाँ जो बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं ना, एक्चुअली हाँ हाँ। कोई भी शुगर हो, ज्यादा शुगर बॉडी में एक्चुअली दैट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन, है ना। तो आपकी थोड़ा तो देख लें क्या शुगर कितनी में वैसे कैलोरी। जैसे मैं लीची खा लूं चाहे कितनी भी, उससे नहीं हम्म होती है। हम्म और बाकी की मैं चाहे स्वीट्स भी बहुत सारी खा लूं तो भी नहीं होता है। ये पर्टिकुलरली मैंगो से ही ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने तो एक उनको जस्ट दिखाया ये, था वैद्य को, जी जी तो वो कह रहे थे कि वो मैंगो आपको कम खाना चाहिए। लेकिन अभी तो क्या है, हम फ्रूटेरियन हैं या जो भी ये कम खाते हैं, तो मैंगो से ही तो सारा पेट भरता है। देखिए, ये आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है और आपको बस इशारे में बता रही होती है, तो उसमें एक्सक्लूजन बेसिस पे जाना होता है। अगर किसी चीज को लेने से अपने को प्रॉब्लम हो रही है ना, हम्म। तो बॉडी आपको डिफाई कर रही है कि आई एम नॉट लाइकिंग इट। इसमें बहुत बड़ा साइंस नहीं मिलाना है और इसमें कोई अकल नहीं लगानी है अपनी। इफ बॉडी इज डिफाइंग इट, व्हाट शुड आई डू? आई हैव गॉट इंटेलेक्ट, है ना। अब जैसे मान लो मैं किसी के यहाँ जाऊंगा, मुझे थप्पड़ लगा देगा, क्या मैं बार बार थप्पड़ खाने जाऊंगा वहां पर? Sorry to ask this question at this platform, but body is very intelligent. I get every day, सर मैंने नॉन वेज खाया और मुझे गैस की तकलीफ हो रही है और बहुत ज्यादा डकार आ रहे हैं, उल्टियां आ रही हैं जब भी मैं नॉन वेज खाता हूँ। मैं बोला, बॉडी, योर बॉडी इज टॉकिंग विथ यू, एवरी बॉडी इज डिफरेंट। सारे लोगों को सारी चीजें नहीं डाइजेस्ट हो सकती हैं, सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती है। यू गॉट इट? Right लेकिन now, मैंने even I मतलब do exclude. Right now, जैसे कि even I exclude many foods, है ना। मैं कुछ लिया और मेरी बॉडी बात करती है मुझसे कि नो, इट इज नॉट लाइकिंग इट, आई ड्रॉप इट देन एंड देयर। सो ऑन द ये बेसिस ऑफ डिटॉक्स एक्सक्लूज, डिटॉक्स तो नहीं है? ये बोले डिटॉक्स है नो। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर, डिटॉक्स के सिम्टम्स यूजुअली रहते हैं, इट परसिस्ट फॉर वीक्स, डेज टू वीक्स, उससे ज्यादा नहीं रहते हैं। इफ इट इज परसिस्टिंग फॉर मंथ्स, दैट मीन्स यू आर गोइंग इनटू क्रोनिसिटी, यू आर नहीं, गेटिंग पिछले क्रॉनिक करीब डिजीज। मेरे तो अभी 2 वीक से ही है ये। तो मैंने वही बताया, इट इट परसिस्ट फॉर द वीक्स, और आप मैंगोज को एक्सक्लूड करते हैं, ये खत्म होने लग रही है। तो दैट हाँ, मीन्स यू हैव टू ड्रॉप मैंगोज प्लीज। ओके। एक्चुअल में क्या, अभी तो फ्रूट्स में आ ही वो रहे हैं सबसे ज्यादा, बाकी तो फ्रूट्स कम ही आ रहे बहुत सारे फ्रूट्स हैं सर, आपको पसंद ज्यादा है इसलिए वो वही सिर्फ दिखता है। हैं। वो तो बात फ्रूट्स बहुत सारे हैं, एक्चुअली उसको हमें छोड़, जो पसंद होता है, जो हमें हाँ, पसंद होता है वही चारों तरफ, ऊपर भी, मैंगो आगे भी, को छोड़ना पीछे ही भी है। सबसे मुश्किल लग रहा है। तो लेकिन वो अपने को परेशान कर रहा है ना, आपके पहले वर्ड से। मैं कोई भी लीची भी ज्यादा खा लूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। जब भी मैं मैंगोज खा रहा हूँ, मेरी बर्निंग सेंसेशन। योर बॉडी इज टॉकिंग विथ यू मैन, यू जस्ट एक्सक्लूड इट, हम्म। है ना।
कई बार ये दिमाग में आता है, कई बार बॉडी अपने आप यूज्ड टू हो जाएगी कि चलो ठीक है, वो आने दो मैंगो। और एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, मेनी अ टाइम्स वी इसको मैं बोलता हूँ, जो प्रोग्रामिंग हम लोग अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर लेते हैं, एंड यू कोरिलेट इट। अभी देखिए इसको कैसे समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, कि यू आर ईटिंग मैंगो एंड यू आर क्रिएटिंग अ थॉट एंड इमोशन कि इट इज गोइंग टू गिव मी बर्निंग सेंसेशन इन माय फीट। एवरी टाइम विथ एवरी बाइट दैट इमोशन इज कमिंग अप। यू गॉट माय पॉइंट? योर पास्ट एक्सपीरियंसेस कि मैं पहले भी मैंगो लिया करता था, मेरे पैर में बर्निंग सेंसेशन। So you have anchored even in other ways. If you want to heal with, you want to enjoy your mangoes, even, तो आपको इस एंकरिंग को ब्रेक करना होगा, इस इमोशन को ब्रेक करना होगा। So I have lot of tool and techniques to counsel patients and heal एक themselves साइड from में, anything. ये एक ही साइड में, एक ही लेग में, ऐसा क्यों? हाँ जी, एक मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही लेग की तरफ, लेग के फिंगर्स में होती है बस, दूसरी लेग में के फिंगर्स में बिल्कुल नहीं है। देखिए उसके लिए बहुत सारी चीजें मुझे देखनी होंगी, क्योंकि ये बर्निंग सेंसेशन एक्चुअली पैर की और स्पेशली फिट की इज रिलेटेड टू योर स्पाइनल नर्व सेगमेंट L5 एंड S1, है ना? जो वर्टिब्रास से जो आते हैं, तो दोनों तरफ आपके सियाटिक नर्व आते हैं, उसके बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, L1 L2 जो लेग में जाते हैं, लंबर वर्टिब्रा L1 L2 L3 L4 L5 एंड S1। तो आपकी फीट में जो सप्लाई होती है वो राइट साइड की L5 S1। तो सम टाइम ये जो साइंटिफिक, जो साइंस की नॉलेज है, एलोपैथिक साइंस की, मैं उसकी बता रहा हूँ, उसकी वजह होती है कि देयर इज समथिंग इरिटेशन इन द L5 S1 रूट, नर्व रूट, एंड दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम हियर। और वो क्यों हो रहा है? इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो माइट बी दिस फ्रूट इज क्रिएटिंग इन्फ्लेमेशन। योर बॉडी इज टॉकिंग विथ यू, यू आर टेकिंग मैंगोज एंड यू आर गेटिंग दिस सिम्टम्स, तो दैट इज क्रिएटिंग इन्फ्लेमेशन। तो ऑन द मेडिकल साइंस नॉलेज मैंने कहा कि भैया इसको बंद करो, है ना? इट इज क्रिएटिंग इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, ठीक है? और दूसरे साइड जो दूसरे हीलिंग टेक्निक्स है, उसके हिसाब से यू आर ईटिंग एंड यू आर क्रिएटिंग इमोशंस। आप खा भी रहे हो और जैसे ही खाने जा रहे हो यू आर क्रिएटिंग विद दैट इमोशन। वो आते ही होंगे, प्लीज आप चेक करेंगे कि आप खाना खा रहे हो, ओह कहीं मेरे पैर में ये बर्निंग तो और बढ़ा नहीं देगा, कहीं ये बढ़ने तो नहीं जा रहा है, मैं खा भी रहा हूँ, एंजॉय भी कर रहा हूँ, एक दूसरी तरफ ये इमोशन आ रहा है कि वो हो सकता है मेरे पैर के। सो यू आर पुटिंग दिस मैसेज इन योर न्यूरॉन्स एंड सेंडिंग दिस मैसेज कि भैया तुम वहां जाके उस नर्व को इरिटेट करो और बर्निंग सेंसेशन करा लो। सो यू हैव टू break that pattern. Every time with every meal of mangoes, you are creating a thought and emotion कि मेरे दाहिने पैर की बर्निंग सेंसेशन का शायद कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा इस ये मैंगो के। इमोशंस के बिना खाऊं तो चल जाएगा। Yes, that is called breaking of the anchoring. आप ये एंकरिंग करो कि भाई मैं इस फूड को खाने जा रहा हूँ, इट इज गोइंग टू हील माई बॉडी, दिस इज गोइंग टू हील माई ईच एंड एवरी सेल्स, तो शायद ठीक हो जाए, अदरवाइज नॉट गोइंग। ये हाँ, करके ये देखते करके हैं, मैंगो तो नहीं बिल्कुल। छोड़े, ये करके देखते हैं। अब बिल्कुल आपको दूसरा तरीका भी बता दिया गया, यू गो फॉर इट। हाँ हाँ सो आई बिल्कुल। हैव लर्नड एंड अनलर्नड मेनी थिंग इन माय हीलिंग जर्नी। आई लर्न एंड अनलर्न द मेडिकल नॉलेज, मेनी थिंग आई अनलर्न, yes it is of my use for sure, but in my healing journey many thing I unlearned and then I'm at this place. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही आपने God bless डिटेल you में। Deepak ji, God bless you. थैंक यू वेरी सेम। सर नेक्स्ट है डॉक्टर मधु जैन। Yes, डॉक्टर जैन ओके, ममता जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो yes सर, हेलो मैम, मे आई कंटिन्यू? हाँ जी हाँ हाँ जी। sure. ओके ओके सर, मैं एकेडमिक में डॉक्टर हूँ सर। सर मुझे पता करना था कि मेरे ना सर बैक पेन में, तो मतलब मेरे रीढ़ की हड्डी में लोअर बैक पेन तो मुझे पिछले 10 to 15 ईयर से है, लेकिन अभी लास्ट 1 मंथ से ना मुझे थोड़ा सा अपने लेग में भी पेन फील हो रहा है, इन माई लेफ्ट लेग, काफ में भी और उससे नीचे भी, मतलब दोनों ही नीचे एडी तक मेरे को बहुत तेज दर्द हो रहा है। और आज तो मुझे बहुत ही दर्द था कि मुझसे बिल्कुल खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। मैं अदरवाइज होता है कि मैं खड़ी होती हूँ थोड़े टाइम के लिए, किचन में खाना बना रही हूँ तो दर्द होता है,
फिर मैं उसको ब्रेक कर देती हूँ, बैठ जाती हूँ, रिलैक्स कर लेती हूँ, तो रिलीज हो जाता है। लेकिन आज मतलब उसके बाद भी बहुत, मैं लेटी हुई हूँ तो मैं भी दर्द कंटिन्यू हो रहा कर है, लेती हूँ 1 मिनट। बैठी हुई हूँ तब भी दर्द हो रहा है। तो इस तरह से मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। मैम, हैव यू अंडरवेंट MRI? नो सर। I would suggest you to go for MRI scan ओके of lower back. Probably you are suffering from prolapsed intervertebral disc. आपकी Okay. रीढ़ की हड्डियों के बीच में प्लेट्स होती हैं जिसे इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं। उसमें दो पार्ट होते हैं, एनुलस फाइब्रोसिस एंड एनुलस पल्पोसस। कभी कभी क्या होती है कि जब आप अचानक से कभी बेंड करने जाते हो, कोई चीज नीचे झुककर उठाने को, तो ऑल ऑफ सडन यू गेट पेन, है ना। एंड जब आप नीचे बैठकर काम कर रहे थे स्क्वाटिंग पोजीशन में, तो बार बार या नीचे आप झुकते हो किसी चीज को उठाने के लिए, तो बार बार वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं और वो आपके स्पाइनल नर्व रूट को कंप्रेस कर रही होती हैं। तो आपकी जो ये सिम्टम्स है, दैट इज सजेस्टिंग ऑफ प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क काउजिंग इम्पीजमेंट ऑफ द नर्व रूट्स एंड तो इस कंप्रेशन की वजह से ही आपके ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसमें दो चीजें हम लोग बोलते हैं, अगर लेग्स में वीकनेस नहीं आ रही है, इफ देयर इज लेग इज पावर इज ओके, पावर की मेजरिंग हम लोग करते हैं, उसकी 5 ग्रेड करते हैं। अगर किसी का लिंग वीक है इन कंपेरिजन टू अदर लिंग, 5/5 पावर बोलते हैं। अगर पावर ठीक है तो देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर मैनेजमेंट। अगर पावर कम होती है तो फिर हम लोग सर्जिकल डिकम्प्रेशन के लिए बोलते हैं एज विथ मेडिकल नॉलेज। और अगर पावर ओके है तो फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से फर्क बहुत पड़ता है। दूसरा, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लोअर बैक पेन वैसे लोगों को होती है जिनको लगता है कि मेरे ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है। इन माय फैमिली मेंबर आई एम बर्डनड मोस्ट। जितने भी लोग हैं, सबसे ज्यादा काम का बोझ मेरे ऊपर है। अगर मुझे कुछ हुआ तो पीपल आर सफरिंग, लोगों को बहुत तकलीफ होने वाली है। If you are holding back this emotion, you will not out of this lower back pain. If I am not wrong, you will knowing better. लेकिन मैं अगर पूछूंगा तो आप नकार नहीं सकते इन बातों से। नहीं सर। Am I right? Yes. Right, sir. This is spiritual aspects of. I even look my patients in my clinic in different aspects, and with God grace, I learned many things, tools and techniques to take care of my patients. और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते जाता हूँ। तो दिस इज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। सो प्लीज गेट आउट और गेट रीड ऑफ दिस इमोशन। यू आर नथिंग, यू आर जस्ट इवन थाउजेंड्स टाइम लेसर देन अ सैंड पार्टिकल इन दिस कॉस्मोस। यू आर नन, हम लोग कुछ नहीं है। जो हो रहा है विद द क्रिएटर्स मर्जी, है ना। सर वो आपने जो कहा था कि लैग की पावर को मेजर करना है, एक बार दोबारा बताएंगे कैसे हम लैग पावर मेजर करें? ये लेग पावर चेक करने के लिए आपके कोई कोली, आप मान लीजिए लेटे हुए, उसकी बहुत अलग अलग ग्रुप्स की पावर चेक करते हैं। आपके हिप जॉइंट पे, आपके नी जॉइंट पे, आपके एंकल जॉइंट पे, तीनों लेवल पे पावर चेक करी जाती है। तो आप सिंपली, मैं एक हिप जॉइंट की पावर चेक करनी बता दे रहा हूँ कि आप सुपाइन लेटे हुए हैं बिस्तर पे, आप अपने एक पैर के ऊपर अपने किसी कोलीग को, आपके घर के मेंबर को बोले हाथ रखने को, एंड यू ट्राई टू लेज। पहले तो आप सीधे लेटे रहें और अपने पैर को सीधे, है ना, दैट इज कॉल्ड SLR, स्ट्रेट लेग रेजिंग। आपने सीधे पैर को उठाया, आपका उठ पा रहा है, दूसरे पैर को उठाया, उठ पा रहा है, तो इसका मतलब आपकी पावर की ग्रेडिंग 3 तो है ही है, 3/5, है ना। अब आपने हाथ रख दिया अगेंस्ट रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस के अगेंस्ट में इफ यू आर एबल टू लिफ्ट योर लेग, किसी ने आपके पैर को दबा कर रखा है एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू लिफ्ट अप योर लेग, और तब भी आप अगर उठा पा रहे हो नॉर्मल पर्सन की तरह ऑफ योर एज, तो दैट मीन्स योर पावर इज ओके। यू गॉट इट। तो दोनों पैर में ऐसे चेक कर लेना हो, अगर एक पैर में कम लग रहा है सामने वाले को कि नहीं, इसमें आपको ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पा रहे, दूसरे में अच्छे से उठा पा रहे हैं, तो दिस इज वे वी चेक द पावर ऑफ द लेग। ठीक है ना। सर एक चीज और पूछनी थी कि मैंने थोड़ा सा अभी नेट पे थोड़ा सा सर्फिंग किया था कि इस प्रॉब्लम को लेके साइटिका का प्रॉब्लम दिखा रहा था, तो That क्या is ये called वही है? sciatica. यही तो मैं बोल रहा हूँ, nerve root compression is nothing. That is called sciatica in general language, but this is PIVD, prolapsed intervertebral disc. तो So सर I क्या मैं would like,
मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक बार MRI स्कैन जरूर करा लें and then send it into the group. Then I can suggest you. और अभी के लिए you can go for back muscle strengthening exercises. I have sent someone the exercises for sciatica. That is prolapsed intervertebral disc. मैंने भेजा था कोर ग्रुप में अमन जी, जी है ना? सर, So शेयर कर दो। you can share it in the group. जी They सर। can look in and they can get benefit out of it. तो आप वो बैक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे और प्लीज स्क्वाटिंग में नहीं यूज करेंगे। जो इंडियन वॉशरूम है उसको यूज ना करें, है ना, कोमोड यूज करें इंग्लिश वाली, और नीचे झुककर काम ना करें। अगर आपको बेंड करनी है तो नीचे बेंड करने के लिए यू यूज योर नी फर्स्ट, है ना। अचानक से आपको कमर से नहीं झुकना है, आप नी से पहले बेंड करें, नी को फोल्ड करें, बैठें, फिर उठाएं किसी चीज को अगर नीचे गिरी हुई चीज है। डोंट बेंड, फॉरवर्ड बेंडिंग आप नहीं करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, बैक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस हैं, प्राणायाम, अर्ध सलवासन, सलवासन, वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा, सर्पासन, है ना। तो ये सर कुछ तो फॉरवर्ड एक्सरसाइजेज। सर फॉरवर्ड बेंडिंग आसन नहीं करने हैं इसमें? नहीं, आगे झुकने वाली आपको चीजें नहीं करनी है प्लीज। दैट इज गोइंग, यू आर गोइंग टू हार्म योर सेल्फ लाइक एनीथिंग इफ यू आर गोइंग टू डू दिस। ठीक है सर ना? वो किसी लिमिटेड पीरियड तक नहीं करनी है या फिर मतलब अभी नहीं, मतलब? अभी आपने करनी ही नहीं है जब तक आपकी बैक पेन नहीं चली जाती है। ओके। जब तक यू आर नॉट पेन फ्री। सबसे पहले तो आपको इस इमोशन से निकलना होगा। अगर आप इस इमोशन से निकल गए ना, आपकी बैक पेन ऐसे ही चली जाएगी, एक दिन में चली जाएगी। 24 घंटे काफी है इस पेन को जाने के लिए। सर बैकवर्ड अगर बेंडिंग आप, कर सकते हैं और लेटरल बेंडिंग कर सकते हैं। हाँ, लेटरल बेंडिंग भी नहीं करें अभी, सिर्फ बैक बेंडिंग करें, है ना। वो आप देख लें, प्राणायाम वगैरह बिस्तर पर लेटकर, है ना, सर्पासन बोलते हैं, भुजंग आसन बोलते हैं, वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली, वो पेन कराकर आपने नहीं करनी है ना। अर्ध सलवासन, सलवासन उसको देख लीजिए, वो एक पैर को लिफ्ट करना, फिर दूसरे पैर को, फिर दोनों पैर को पीछे ऊपर की तरफ लिफ्ट करना। दीज एक्सरसाइजेज विल स्ट्रेंथन योर बैक मसल, दैट विल हेल्प योर दिस प्रॉब्लम। सर मैं ठीक है ना? एक्सरसाइजेस करती हूँ, डेली मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ, लेकिन मैं जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग भी करती हूँ, तो आप जैसे आप बता रहे हैं Oh, तो oh, हो oh सकता है कि my उसकी वजह God. से। Oh my God. Please, ओके please don't harm yourself. ओके सर। Please. You're ओके doing सर, आई wrong. विल अवॉइड इट। अगर ऐसी चीजें करनी है तो प्लीज गेट सम एक्सपर्ट। नो नो सर, एक्चुअली आई अभी हैव मुझे लर्न पता मेनी चला कि थिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी होती इसमें, अभी आपने बताया सर। जी 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 जी, ठीक है जी। ओके। थैंक यू सो मच और सर। अगर सर अगर फास्टिंग पे भी। जी सर बताइए सर। अगर MRI कर सकते हैं तो कर लेंगे। एंड फास्टिंग विल हेल्प यू। Fasting will help you slowly, gradually increase up to 14-16 hours। 16 hours तक का अगर आप फास्टिंग का रूटीन करते हैं ना, तो ये पेन आपका ऐसे ही जाने लगेगा। सर मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग तो करती हूँ, 8 to 10 आवर्स की फास्टिंग तो होती है मेरी, पर उससे ज्यादा। कितने देर की फास्टिंग होती है? सर 8 to 10 आवर्स की तो होती है सर। नो, उसको बढ़ा के 16 तक कर लीजिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल गेट बेनिफिट, मच बेनिफिट। तो सर फास्टिंग के अंदर लिक्विड ले सकते हैं? हाँ, लिक्विड ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक सर नेक्स्ट है ममता जी। ममता जी प्लीज क्वेश्चन कीजिए अपना। भूपिंदर सर आप कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, जिनके भी क्वेश्चन है प्लीज। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते सर। सर मेरी एक छोटी सी क्वेरी है कि गाड़ी चलाते वक्त जो मैं पैर से एक्सीलेटर को प्रेस रखता हूँ, तो करीब 10-15 मिनट की ड्राइविंग के बाद पैर थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाता है। ये पहले कभी नहीं था। माई एज इज 70 और मुझे ये थोड़ा सा फील होने लग गया कि 10-15 मिनट की कांस्टेंट प्रेसिंग करता हूँ, जैसे फॉरवर्ड प्रेसिंग करनी पड़ती है एक्सीलेटर पर, तो पैर थोड़ा सा थकने लग जाता है और हार्ड होने लग जाता है। इसका क्या कारण कह सकते हैं हम? ये तो सर इन्फ्लेमेशन ही कहेंगे। और इन्फ्लेमेशन सबसे पहले आप अपने विटामिन डी और विटामिन B12 को जरूर चेक करें अर्लीस्ट पॉसिबल। सर जी। विटामिन डी तो मेरा 50 है, पहले कम था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन B12 मेरा काफी लो था, अराउंड 157 था। तो आई जी एम जी। टेकिंग 1500 माइक्रोग्राम का टैबलेट ले रहा हूँ डेली में,
तो आई थिंक दैट विल बी डन अप 1000 will be sufficient. राइट सर 1500 और 2000 और 25,000 100 उन लोगों को बोलता हूँ लेने के हो जिनकी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होती है, उनको जिनका एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए 1000 इज सफिशिएंट, ठीक है ना। ठीक है सर और जिनको ठीक सिम्टम्स आते हैं उनको कुछ दिनों के लिए इंजेक्टेबल लेने को सजेस्ट करते हैं, और जब सिम्टम्स चले जाते हैं तो फिर ओरल पे शिफ्ट करते हैं। दिस इज गाइडलाइन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस विटामिन डी। और एल्डरली एज पीपल में अगर विटामिन डी को और ऊपर रखा जाए 70s के आसपास तो और भी बढ़िया है फॉर मसल्स एंड बोन हेल्थ। तो 50 नहीं उसको 70 तक लेकर जाए, ठीक है उसको सर और बढ़ा लें और विटामिन B12 सब आपकी ये प्रॉब्लम चली जाएगी। ठीक है सर। और मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग सर 17 to 18 आवर्स डेली जो है तो बहुत बढ़िया। that should be doing some benefit to this condition. विटामिन B12 और डी को सप्लीमेंट करें, वही इस कंडीशन को इम्प्रूव करेगा, अदरवाइज नथिंग इज गोइंग टू वर्क, ठीक है ना। अभी आपके लिए विटामिन डी को और ऊपर लेकर जाएं, विटामिन B12 को बेहतर करें, आपकी ये प्रॉब्लम जाने लगेगी। सर आई थिंक वीडियो पॉज हो गई उनकी। यस एंड लगता है इनका नेटवर्क वीक हो रहा है। दूसरा सवाल ले सकते हैं हम लोग। सर नेक्स्ट है रमेश जी प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। नमस्ते अमन जी मैडम, नमस्ते गोपीनाथ सर। नमस्कार यस सर। जी सर बोलिए। इनका क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किया था, इनको हाँ भी मैं same- इनसे कई बार बात कर चुका हूँ, कई बार मुझे इन्होंने कॉल किया है, कई बार मैंने इनको सजेशंस भी करे हैं, पता नहीं ये फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे सर, कर पा रहे, लेकिन मैं आम कर रहा हूँ ना सर, अभी दर्द बढ़ रहे सर। अभी मैं 2 दिन से निर्जल किया सर, आज ही थोड़े सर अमन मैडम जी से बात किया सर। हाँ जी दो क्या 40 किया? 40 आवर्स का निर्जल किया सर। 48 घंटे का निर्जला कर लिया? हाँ सर करके है ना निर्जला सर। कर लिया? हाँ सर हाँ उपवास जी। किया सर। हाँ तो सर कैसा फील हो रहा है अभी? अभी अच्छा है सर, लेकिन अभी मैं शाम को है ना आम खाए तो मेरा पेन बढ़ रहा है सर। अरे भाई ये मैंने सीधे बोला, ब्रेक जो फास्टिंग ब्रेक करनी होती है वो सॉलिड और पल्पी फ्रूट से नहीं करनी होती है। सर उनको नारियल पानी बोला था या ग्रीन जूस बोला था मैंने इनको, उससे ही ये तो आम खा रहे हैं, ये तो सर, बोल रहे हैं मैं- मैंने आम ग्रीन जूस के ऊपर ही मैं फास्टिंग को तोड़ दिया सर। अभी लेके मैं ना शाम को और कभी भी आम खाए तो मेरा पेन बढ़ रहा है सर। मैं आज मतलब नहीं खाया सर, 2 दिन। मैंने आपको बताए थे आपके लिए स्पेशली साइट्रस फ्रूट्स हाँ वो सर। ज्यादा बेहतर है, आपको हाँ, सर। बताए थे मैंने, है ना। साइट्रस सर। फ्रूट्स विल बी गुड फॉर यू, हाँ सर। ठीक है। उसको ज्यादा लें। और हाँ, सर। मैंगोस और बनाना ये सब मैंने स्पेशली आपके लिए बताया था कि इसको अवॉइड करेंगे, बताया बनाना था मैंने आपको, और टमाटर। है ना। मैंने टोमेटोज और शिमला मिर्च ये सारी चीजें आपको मना की थी स्पेशली, इट इज नॉट फॉर अदर्स, हाँ ये सर, सारे हाँ लोगों सर। के लिए नहीं है, मैंने आपको स्पेशली मना करी थी। हाँ आप सर। वही चीजें लोगे तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी, जो फायदा मिला था उसको नुकसान में बदल लिया आपने, हाँ सर। है ना। ठीक आगे है। से इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, थैंक ओके, यू सर। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट है नितिन जी प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मेरे को एक ये पूछना था, मेरे को 2 स्लॉट में ही मेरा मतलब 2 टाइम्स में ही मेरे को मेरा लंच और डिनर खत्म करना है, 2 सिटिंग्स में। तो ये जो सवेरे का एयर फास्ट जो मैं ब्रेक कर रहा हूँ ग्रीन जूस से, हाँ जी तो उसी समय में सलाह दिया फ्रूट्स, मतलब फ्रूट से खाता हूँ, तो फ्रूट्स उसी समय खा सकता हूँ क्या इमीडिएटली, या नहीं कोई गैप रखना बहुत ही जरूरी है? नहीं सर, उसके बीच में गैप रखना बहुत जरूरी है ना। लेट इट गेट डाइजेस्टेड। आप ये समझो कि आप अपने गट की लाइनिंग में एक प्रोटेक्टिव कोटिंग कर रहे हो, ठीक है ना। आपने जैसे दीवालों को बचाना है बाहरी वातावरण के परेशानी से, तो आप क्या करते हैं, एक कोटिंग डाल देते हो बढ़िया, ऑयल पेंट, हाँ डिस्टेम्पर, पता नहीं क्या क्या। तो वैसे ही ये ग्रीन जूस जो मैं बोलता हूँ लेने को फर्स्ट मील ऑफ द डे और एसगर्ट जूस,
that is हाँ। going to coat your stomach and small intestine and large bowel hole. Okay, तो उसको कोटिंग का वक्त देंगे, क्या आपने कोटिंग डाली या उसके ऊपर से कुछ और डाल के उसको धो देंगे? बस Okay. सिंपल, मैं साइंस के तरीके से नहीं बताना चाह रहा हूँ, हाँ, जो yes, yes. लेमन लैंग्वेज में जो समझ में आ जाए, तो उसको Okay. कोटिंग होने का वक्त दीजिए कि आगे से जो टॉक्सिन लेकर जाएंगे हम लोग, उसको भीतर अपने सिस्टम में जो लीकी गट सिंड्रोम पड़े हुए हैं उससे वो बचा सके। तो प्लीज लेट इट गेट डाइजेस्टेड, लेट बी कोटेड विद दैट फूड, उसके बाद लेना है। यस, आप 3 मील से ज्यादा नहीं लें, एक ग्रीन जूस का कर लिया, उसके 1.5-2 घंटे बाद व्हेन यू फील कीन हंगर, Yes. ये नहीं कि आधे घंटे और 1 घंटे, जब आपको बहुत अच्छी भूख, ग्रीन जूस लेने के बाद आपको भूख लगे, देन अनदर मील, आप फ्रूट सलाद दोनों मिक्स कर लीजिए एक बार, नो इश्यूज। ठीक, उसके बाद आपने अगर तीसरा मील लेना है, तीसरा मील ले लीजिए, 3 मील से ज्यादा ना लीजिए। यू गॉट इट? ओके ओके नितिन सर? यस सर। और एक खुशखबरी है सर, हाँ जी बताइए। ये 100 दिन हो गए मेरे को करके। बिल्कुल, बहुत बहुत तो धन्यवाद आपको। जो पहले का मेरा जो मतलब मैं डायबिटिक्स के रेफरेंस से ही सब बातें करता हूँ, तो जो पहला मेरा 10.3 था HbA1c, हाँ, नाउ इट हैज रिड्यूस्ड टू 8.2 सर, विद इन स्पैन ऑफ 100 डेज। वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट, गॉड ब्लेस यू। और मेरा नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट जब मैं बात करूंगा, इट विल बी बिलो 6.5। गुड, ग्रेट, और बहुत इसलिए बढ़िया। मैं अमन मैम को थैंक्स देना चाहता हूँ सर इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि सबको पता चले कि मतलब जो टीचर रहता है उनको रिजल्ट देखने से भी अच्छा लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी और मेहनत मैंने है, करते रहिए। बिल्कुल, और मैं इन लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आई एम नॉट एबल टू बाय माय टाइम थ्रू आउट द डे, लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। और आई पे माय ग्रेटिट्यूड टू अमन जी, लवलीन जी, शायद है या नहीं है यहाँ पर, लवलीन जी है क्या? एनीथिंग फॉर यू सर, नो नीड टू थैंक। नहीं, मैं फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आई वांट टू हेल्प पीपुल, बट आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं और चीजों को समझें और लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिए। सुकृति मैं जी थोड़ा सा एंड पारुल जी, ममता जी, ऑल पीपल आर हेल्पिंग Sir, I have आउट one ऑफ question. सर मैं एक Yes. रिपीट कर लेता हूँ, जस्ट आई विल रिपीट द थिंग्स। आप बोल रहे हैं कि ग्रीन जूस को वी हैव टू टेक सेपरेट, एंड जब भूख लगे तब सलाद और फ्रूट्स को मिक्सअप करने के लिए आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, नो इश्यूज, आप मिक्स कर सकते हैं। थैंक यू ओके सर। जी, नमस्ते। सर नेक्स्ट है अनंत जी, अनंत जैन। गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पैर में कभी कभी जो पैर की फिंगर्स है वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती है और काफी फिंगर्स पेन में? होता है। फिंगर्स में? पैरों की जो फिंगर है, अंगूठा और पैर की जो फिंगर है वो ओवरलैप ऊपर नीचे हो जाती है और काफी उसमें पेन होता है। मतलब जैसे बोलते हैं नस चढ़ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है। हाँ और जी, काफी टाइम लेती है वो, थोड़ी सा देर तक दर्द काफी रहता है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब उसको पैर से दबाने से या हाथ से दबाने से तब कहीं जाके कंट्रोल होता है उस पे। और सिमिलरली जो पैर के ऊपर जो पिंडली होती है वहां पे भी कभी कभी नस चढ़ जाती है तो काफी पेन होता है उस। ये आपके सिम्टम हो रहे हैं, कार्पोपीडल स्पाज्म बोलते हैं, है ना? ये पीडल स्पाज्म हाथ में भी हो सकती है, पैरों में, तो दोनों को बोलते हैं कार्पो। जैसे ऐसे हो जाना, टेढ़े हो जाना, दर्द आना, वैसे ही आपकी उंगलियों में भी हो रही है जो आपने लक्षण बताए। ये एक्चुअली कैल्शियम डिफिशियंसी और विटामिन डी डिफिशियंसी के लक्षण है। तो आप एक बार विटामिन डी और कैल्शियम देख लें, विटामिन B12 भी साथ में देख लें, और जो अदर रूटीन टेस्ट पैरामीटर है उसको कर लें। तो कैल्शियम डिफिशियंसी के लिए क्या करना चाहिए मुझे? कैल्शियम तो कम है मेरे पास। पहले आप रिपोर्ट्स देख लें क्या है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे क्या करना चाहिए। सर मैंने तो रिपोर्ट्स नहीं एग्री, मतलब पहले मैंने कराया था, कैल्शियम भी कम है मेरे और विटामिन D3 भी कम है। बस मैंने बताया आपके यही लक्षण है, आप इसको पूरा कर लो, ठीक हो जाएंगे प्रॉब्लम। नहीं मतलब आई मीन क्या खाना चाहिए मेरे को, कैसे पूरा करना चाहिए? वो आपको ग्रुप में सारे मेंटर्स पड़े हुए हैं, सब लोगों को दिल से धन्यवाद, वो मेंटर आपको गाइड कर देंगे क्या करना है। ओके सर, ओके। ग्रुप में जुड़ रहे हैं, वहाँ सवाल डालें, अपने रिपोर्ट्स डालें, सारे मेंटर
वो पता है क्या करना है, वो आपको गाइड कर देंगे। ओके सर। सर ठीक अभी है, thank you. फास्टिंग मैंने इंसुलिन ये आपकी टेस्ट मैंने करना चाहिए क्या? हाँ जी, मैं समझ नहीं पाया कौन पूछ रहे हैं सवाल बीच में। सर मैं दूसरी पूछ रहा हूँ, ये जो 10.2 से 8.3 आ गया है, अभी 2 से रिड्यूस हुआ है, ये फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट मैंने कभी किया नहीं, अभी जरूरी है मेरे को करना? करके देख सकते हैं, जरूरी तो कुछ नहीं है, आप सही रास्ते जा रहे हैं, करते रहे। आपकी चीजें कम हो रही है तो अगर आपने बेसलाइन पहले करके देखा है तो आप रिपीट कर सकते हैं, अगर पहले आपने कर रखा है तो। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ HbA1c चेक करके अगर आया आप हूँ। पहले किए होते तो अभी फिर हम लोग बेसलाइन चेक करते हैं कि हाउ इट इज वर्किंग, या अभी करना चाहते हैं तो फिर आप कर लेंगे फिर 2-3 महीने बाद कि फास्टिंग इंसुलिन अभी क्या है विथ HbA1c 8.3, और जब हाँ। आपकी 6.5 आएगी, जो आपका टारगेट है कि मुझे 6.5 के नीचे लेकर आना है, तो उस समय हाँ। आपकी क्या आ रही है फास्टिंग इंसुलिन? फास्टिंग इंसुलिन शुड बी बिटवीन 5 to 25 इवन, ठीक है ना? ठीक। एंड ये जो सलाद में ये स्प्राउट्स मिक्स करके खा सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ओके। मैं तो यहाँ लोगों को बोलूंगा कि जो लोग भी ओबीज हैं, और जो मैंने मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात की, गेट इट चेक, है ना? और सारे लोगों को बोलूंगा, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, दे कैन डू 3 थिंग्स, और कुछ ना करो, एक लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट कर लो, एक फास्टिंग ब्लड शुगर, एक HbA1c एंड फास्टिंग इंसुलिन। क्योंकि मैंने अभी पिछले वीडियोस में बताई थी कि प्री डायबिटीज के केसेस अभी 136 मिलियन पीपल आर लिविंग विद प्री डायबिटिक, जो आने वाले 5 साल में डायबिटिक हो जाएंगे। सो वी कैन गेट इट डन, और हम लोगों को पता चल जाएगी कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपने क्या लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है। यू विल बी नोइंग दीज थिंग्स, तो आप अपने आप को बचा लेंगे डायबिटिक रेंज में आने से। और इवन मैं बता दूं, इंसुलिन रेसिस्टेंस डायबिटीज आने से 10 साल पहले से चल रही होती है। आप नॉर्मल ब्लड शुगर कराओगे, नॉर्मल आएगा, 100 के नीचे आएगा, बट इंसुलिन रेसिस्टेंस आपकी बढ़ रही है। सो प्लीज, सो कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। आपको पता चल जाएगा आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मरीज हो या नहीं हो। लिपिड प्रोफाइल कर लोगे, अभी मैंने बताई, ट्राइग्लिसराइड्स और HDL कोलेस्ट्रॉल की बात, है ना? ब्लड प्रेशर की बात करी, ब्लड प्रेशर चेक कर लें, वेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर कर लें, है ना? और ब्लड शुगर चेक कर लें, उसके साथ इंसुलिन कर लें, फास्टिंग HbA1c कर लें। तो सो प्लीज बी अवेयर अबाउट योर हेल्थ, एंड आई से जस्ट वन थिंग, हेल्थ is wealth. You cannot buy your health back with how much wealth you have. You cannot buy your health back. So right time to get aware. एंड ये सी पेप्टाइड का जरूरत नहीं ना सर मेरे को? सर सी पेप्टाइड उन लोगों के लिए जरूरत है जिनको टाइप 1 डायबिटीज है ना? टाइप 1 डायबिटीज के लिए एक्चुअली जो इंसुलिन बनते हैं, जो आपके पेनक्रियाज से, उसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं। पहले वो प्रो इंसुलिन बनता है, फिर प्रो इंसुलिन बनता है, फिर इंसुलिन बनता है। तो ये जो प्रो इंसुलिन है वो टूटते हैं इक्विमोलर इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड। तो अगर आपका इंसुलिन जितना रहेगा ब्लड में, उतने ही सी पेप्टाइड भी होएगा, सो इक्विमोलर। तो अगर आपके बॉडी में सी पेप्टाइड बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, इसका मतलब यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज, इसीलिए इंसुलिन भी नहीं है। You got it? So to differentiate, a person is suffering from type 1 diabetes or type 2 diabetes, we go for C-peptide measurement. बराबर। And yes, I do in my clinical practice. If any patient with no history of diabetes in the family and younger people, they get, और उनको कई जगह दूसरी जगहों से वो गोलियां खा रहे होते हैं और उनका ब्लड शुगर चेक नहीं होता है, कम नहीं हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ भाई एक बार आप सी पेप्टाइड करके दिखा लो। मैनी पेशेंट आई गेट कि भैया उनका सी पेप्टाइड वही नहीं, तो उनको फिर समझाना होता है कि आपको गोली वाली चीनी बीमारी नहीं है, आपको इंसुलिन वाली चीनी बीमारी है। यू हैव टू बी ऑन इंसुलिन, देयर इज नो वे। यस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हैज गॉट important role even in type 1 diabetes in managing their blood sugar, and the requirement of insulin is lessened with just lifestyle modification, even in type 1 diabetic patients.
Yes. इवन आई नो मेनी पेशेंट्स जिन्होंने जो शुरू की डायबिटीज टाइप 1 है, इवन दे आर जस्ट मैनेजिंग देमसेल्फ विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ओनली, नो नीड ऑफ इंसुलिन इवन. यस. तो Sir, ये next- मेरा अभी जो कम हो रहा है, ये जो कम हुआ, एंड इट इज विदाउट मेडिसिन, आई हैव नॉट टेकन एनी मेडिसिन, तो इसका मतलब मेरे को सी पेप्टाइड का जरूरत नहीं है ना? नहीं, आपको सी पेप्टाइड करने की जरूरत नहीं है. ओके, ओनली दैट फास्टिंग इंसुलिन आई हैव टू गो. यस. ओके, थैंक यू सर. ओके. राज सोनी, राज सोनी प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए. हेलो सर, नमस्ते. जी बोलिए. हेलो. हाँ जी, हाँ जी yes. बोलिए. नमस्ते सर. हाँ, नमस्ते. हेलो. हाँ जी, सर मैं सुन रहा कोशिश हूँ. कीजिए, आप नाम बोलिए. हाँ सर, सर नमस्ते. मैं राजस्थान से जैसलमेर से हूँ. 2016 से मैं डायबिटिक हूँ. अभी मैंने डायबिटीज 2016 से आप डायबिटिक हैं? जी सर. हम्म. और अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे, तो मैंने यहाँ पे लोकल डॉक्टर से रिपीट प्रोफाइल भी करवाई थी और एलएफटी भी कराई थी और क्रेटिन वगैरह सब. यहाँ पे मेरे अल्ट्रासाउंड का भी बोला, तो उन्होंने बोला कि चेक करवाया तो गाल ब्लैडर स्टोन थे 16-17 mm के और रेनल किडनी में. तो मेरी फास्टिंग शुगर अभी चेक कराई थी तो 200 थी, लेकिन मेडिसिन वगैरह सब लिया मैंने, तो उसके बाद में 130 आ गई. और HbA1c टेस्ट करवाया तो 11.1 आया मेरा. और बढ़ा था 1.8 बढ़ा था 1, और डायरेक्ट 46, एल्बुमिन 36, ये सारे बढ़ गए थे उस टाइम. तो थोड़ा फैटी लिवर भी उसमें इंक्लूड हुआ कि फैटी लिवर भी है. आप साथ में साथ बीपी की पहले कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन फर्स्ट बार ये चीज हो गई. सुनते जैसे स्टोन का सुना ना, उसके बाद में मतलब एक साथ सारे ये मेरे. आपकी हाइट क्या है सर? 5'9" होगी सर. 5'9". आपकी वेट क्या है? जी सर. आपकी अभी वेट क्या सर है? है मेरा वेट है सर 71 है अभी. 71 है. 71. आपकी वेट कितनी होनी चाहिए आपको पता है? नहीं पता. 71. आपकी, हाँ, आपकी वेट होनी चाहिए. आपको जब डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर भी आ गया, लिपिड प्रोफाइल भी गड़बड़ है, आपकी वेट होनी चाहिए रफली मैं बता रहा हूँ 63 के आसपास, इवन ±3 kg. नहीं जी सर. कितना बताया मैंने? 63 के आसपास. अगर 63. ±3 kg भी रख रहे हो, 60 to 66 के बीच में, इट इज ओके फाइन. इवन लोअर साइड में रखो तो और भी बढ़िया. ठीक है ना? यानी अगर आप अपने वेट को 60 kg के आसपास लेकर आते हैं, तो आपकी ये डायबिटीज जो HbA1c आपने 11 या समथिंग कहा है, वो नीचे आने लगेगी. आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगेगी. ये सारी चीजें आपके साथ अच्छी चीजें होने लगेंगी. सो प्लीज रिड्यूस योर वेट. आपकी फैटी लिवर की प्रॉब्लम खत्म होने लगी. अभी मैंने बताया है शुरुआत में ही कि फैटी लिवर में कुछ नहीं, अपना 10% वेट लूज कर लो तो आपकी वैसे ही फैटी लिवर चली जाती है. फैटी लिवर चली गई तो आपके बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ये शुगर एंड ये सारी चीजें अपनी बहुत सारी कंट्रोल होंगी. तो आप जो है ना अभी वेट रिडक्शन पे तो ध्यान अभी दें. तो सर अभी मैं रूल कराऊंगा जी, नहीं कराऊं सर, वेट करूं थोड़ा. गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं कराऊं सर. देखो गॉल ब्लैडर में क्या है ना कि अगर एक बार आपने सिम्टम आ गए, ठीक है, 10 के नीचे होने से तो मैं भी बोलता हूँ जो मेडिकल गाइडलाइन है 10 mm 1 सेंटीमीटर से नीचे है तो आई आस्क फॉर कि भैया वेट करो, फॉलो अप करो, लाइफस्टाइल चेंज करो. 10 से ऊपर में जो मेडिकल नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ कि भैया सर्जरी करा लो. अगर एक बार भी पेन आ गया है तो सर्जरी करा लो, या 10 के ऊपर है तो सर्जरी करा लो. बट अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज करने की ठानी है वी कैन वेट. अगर लाइफस्टाइल चेंज अगर नहीं ठानी है तो गो फॉर सर्जरी. सर कर रहा हूँ लाइफस्टाइल चेंज, है सब मैं मैनेज कर रहा हूँ. मैंने बाकी सब चीजें अवॉइड कर दी है. वेट रिडक्शन
वेट रिडक्शन रिड्यूस जी इट अप टू बिल्कुल, 60 kg, ठीक है ना? वॉल्क भी 60 कर रहा हूँ किलो। मैं, वॉल्क भी कर रहा हूँ, हाँ जी, क्या कर वॉल्क। रहे हो? तो मैं इसका मतलब वेट करूँ थोड़ा सर, 1 हाँ, महीना 2 महीना थोड़ा अपने। हाँ, वेट करें, पहले वेट रिडक्शन पे ध्यान दें। जी जी बिल्कुल सर। और कोई इसमें क्या सावधानी रखनी, क्या चीज करना है? और जो सावधानी, ग्रुप में जुड़े लोग आपको गाइड करते रहेंगे। हाँ, ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। अमन जी, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर विल हाँ जी, शॉर्ट में लेते हैं। रनिंग शॉर्ट ऑफ। शोभा जी प्लीज शॉर्ट में अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज। शोभा सिप्पी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर जी नमस्ते। हाय अमन। हाय। या मुझे ये पूछना था, फास्टिंग इंसुलिन जो टेस्ट होती है डॉक्टर साहब से, फास्टिंग इंसुलिन वो टेस्ट होती है, कितनी होनी चाहिए वो? वो 5 to 25। और मेरा 1.8 आया तो क्या हुआ? इट इज नॉर्मल। इट्स नॉर्मल, पर खुश हो व्हाई जाइए। शुगर इज हाई? हाँ जी, बोलिए। व्हाई शुगर इज हाई माय? योर शुगर इज हाई। हाई। कितने आए हैं दूसरे लैब से, एक बार रिपीट करके देखिए। नहीं, अभी मैंने रिसेंटली करवाया है, तो आप मेरी कितने शुगर साल आती से है तो वो डायबिटिक हो? फास्टिंग 180। फास्टिंग वाज 180। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू गॉट दिस? नहीं नहीं, मैं पहले गोली लेती थी, पर फिर मैंने फ्रूट डाइट चालू किया तो मैंने उसमें अपना वजन भी बहुत लूज कर दिया, 12-15 किलो मैंने कम कर दिया, पर स्टिल माय शुगर इज नॉट गोइंग, अदरवाइज आई हैड नो प्रॉब्लम, नथिंग। देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट के, जो सबसे पहले तो मैं गोल ऑफ मैनेजमेंट लोगों को बताता हूँ। हाँ अगर जी। कोई डायबिटिक पेशेंट है तो हाँ। उनकी गोल क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द गोल ऑफ मैनेजमेंट? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ HbA1c। ओके। HbA1c should be below 7%. Those person who are diabetic, नॉन डायबिटिक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो लोग Okay. डायबिटिक हैं उनका HbA1c 7 के नीचे होना चाहिए। Okay. दैट इज कॉल्ड गुड कंट्रोल। Okay. जो लोग डायबिटिक है, जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, उनकी HbA1c शुड बी बिलो 5.7। Okay. और जो लोग प्री डायबिटिक हैं उनकी HbA1c 5.7 to 6.4। ठीक Okay. है ना? और दूसरा गोल ऑफ मैनेजमेंट है कि उनका फास्टिंग ब्लड शुगर शुड बी बिटवीन 80 to 130 मिलीग्राम पर सेंट। अगर आप शुगर को बढ़ा के रख रहे हो उससे ज्यादा, तो यू आर इंक्रीजिंग योर कॉम्प्लिकेशंस, माइक्रोवैस्कुलर एंड मैक्रोवैस्कुलर। जो आपके शरीर की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी खून की नलियां हैं, उसमें प्रॉब्लम आने जा रही है। अगर शुगर बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में एक मॉलिक्यूल बनते हैं, यू कैन गूगल इट और सर्च इट, दैट इज कॉल्ड एडवांस ग्लाइकोसाइलेटेड इन प्रोडक्ट्स, AGES, and that actually create lot of complications in our body. Advanced glycosylated end product. तो अगर So आपकी I should शुगर, start medicine? हाँ जी, I should start medicine again or what? मैं पहले सारी बातें खत्म कर लूं, फिर हम लोग उस पर भी बात करते हैं। तो गोल ऑफ मैनेजमेंट इज फास्टिंग ब्लड शुगर शुड बी बिटवीन 80 to 130 मिलीग्राम पर सेंट। Okay. है ना? 80 to 130 मिलीग्राम पर सेंट। पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर शुड बी बिलो 180 मिलीग्राम पर सेंट। खाना खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर आपका 180 मिलीग्राम % से नीचे होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड गुड कंट्रोल। एंड नेक्स्ट वन इज योर ट्राइग्लिसराइड शुड बी बिलो 150। HDL cholesterol should be more than 40 for males and more than 50 for females. LDL cholesterol should be less than 100, and if with diabetes any other comorbidities like hypertension, तो उसको और भी नीचे रखना है, below 70 milligram per cent. Okay. And your blood pressure goal is less than 130 by 80 millimeter of mercury. Okay. और अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आने शुरू हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोएल्बुमिनुरिया और मैक्रोएल्बुमिनुरिया, तो आपके ब्लड प्रेशर को 125/75 उससे भी नीचे रखनी है। दैट इज गोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज।
if you are not meeting all these criteria in management, yani you are going to increase your complications. Okay. है ना? For the time being you are asymptomatic, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को इस रेंज में नहीं रखते हैं, शुगर्स के रेंज को इग्नोर करते हैं, तो जस्ट you are going to harm yourself. और आपसे क्या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं किसी और वजह से? जी बिल्कुल कर सकते हैं. There's one contact number that you will be shared there. आपको नंबर शेयर किया जाएगा, उस पर आप बात कर सकते हैं. Okay. You can go on audio call or video call, whatever you like. You can connect with me. Yeah. Thanks, doctor. Okay. Thank you. Well, Thank you. God Thank you. bless Bye. Bye. सर नेक्स्ट है पुष्पा जी. पुष्पा जी प्लीज क्वेश्चन पूछिए. गुड इवनिंग डॉक्टर. जी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बाबन जी. मेरे को अभी ना 2 तारीख से अभी तक मेरे को गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. मेरी आवाज भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, जैसे एकदम बैठा हुआ ड्राईनेस लग रही है गले में. तो इसके लिए मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो क्या मुझे वापस से अपनी मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए? आप पहले अपना TSH कर लीजिए, एंटी-TPO कर लीजिए, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी टेस्ट कर लीजिए, वो रिपोर्ट दिखाएं क्या अभी मैंने स्थिति है किया अभी उसमें. है तो मेरा TSH तो 5 पॉइंट समथिंग ही आया है, जैसे पहले से तो बेटर ही है. तो नथिंग टू वरी, दिस इज समथिंग एल्स. लेकिन गले में जो प्रॉब्लम है, एक ड्राईनेस लग रही है और आवाज जैसे बिल्कुल ये भी बंद खराश हो हो रही है ना, दिस इज यू आर गेटिंग फेरिंजाइटिस एंड दिस इज डिटॉक्स सिम्टम. अगर आप कुछ घंटे मॉर्निंग में ड्राई फास्ट करें तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट. सुबह उठने के बाद यू गो फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ ड्राई फास्टिंग. ड्राई फास्टिंग. ओके. Yes, air fast, at least 8 hours, and then you can take, you can break your fast with some liquid that already told, like asgard juice or coconut water diluted, or diluted asgard juice or diluted green juice, sieve, not smoothie, sieve. वो छाना हुआ बिल्कुल, उसके साथ ब्रेकफास्ट को और सिप करके लें, you will get better result. ओके. मुझे मेडिसिन स्टार्ट करने का कोई जरूरत नहीं है अभी, जैसे भी ना. No need right now. ओके. थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू सो मच. Thank you, and thank you all for patient listening. Keep updated yourself with these health knowledge. और आज जो मैंने शेयर की मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड गोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, प्लीज शेयर इट, स्प्रेड इट, जो लोगों को पता चले कि आपको पता नहीं है कि आपने करना क्या है. डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने गोली लिख दी, गोली खा रहे, उसके बावजूद भी देखो इस रेंज में आपका वो रह रहा है या नहीं रह रहा. गोली खा रहे हैं, बहुत बढ़िया है. गोली, रोटी खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे, और पता नहीं हमारा गोल ऑफ मैनेजमेंट मुझे क्या रखना है बॉडी में. Even with medicine, if you are maintaining that goal, you are preventing yourself, you are slowing the progress of the disease and its complication. Even with medicine, अगर आपको दवाई लेनी है, दवाई के साथ जीना है, तो इस गोल को जरूर मीट करें बाय हुक और क्रुक, कि आपको HbA1c 7 के नीचे हो, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 80 to 130 mg/% के बीच में हो, आपका पोस्ट पेरिंडियल ब्लड शुगर 180 mg/% के नीचे हो, आपका ट्राइग्लिसराइड्स 150 के नीचे हो, है ना. देयर इज वन स्टडी दैट हैज कम अप कि अगर कोई पर्सन अगर अपना LDL कोलेस्ट्रॉल 55 के नीचे रखता है तो उसकी लॉन्जेविटी पता नहीं, गॉड नोस, 100 तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. These are some studies are coming up. बैड कोलेस्ट्रॉल. सो आपने आपके LDL कोलेस्ट्रॉल को 70 के नीचे रखना है. अगर आपको डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर है तो ट्राइग्लिसराइड को 150 के नीचे रखना है. आपके HDL को 50 के ऊपर रखना है. अगर आप महिला हैं, पुरुष हैं तो 40 के ऊपर रखना है ना. आपके ब्लड प्रेशर को 130/80 के नीचे रखना है. तो दीज आर द सम थिंग्स, टिप्स. दिस इज गोल ऑफ मैनेजमेंट. और दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी. प्लीज be physically active, please. There is guideline, that is ADA, American Diabetic Association guideline, and check your weight.
जो मैंने बताई है, वेट आपको डायबिटिक पेशेंट्स को कितना रखना है, कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला। आपकी हाइट इन सेंटीमीटर क्या है, उसको आप देख लो, माइनस करो 100 से, वो आइडियल वेट है फॉर दोज पर्सन्स हु आर नॉन डायबिटिक। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मल्टीप्लाई इट बाय 0.9 फैक्टर, 0.9 से मल्टीप्लाई करें। एक एग्जांपल फिर से मैं कोट कर रहा हूं, जैसे अगर आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट है तो आपकी वेट होनी चाहिए 70 किलो के आसपास, 70 केजी। अगर आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक है तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 दैट विल कम अप टू 63 केजी। उसमें भी प्लस माइनस 3 केजी, उसमें भी प्लस माइनस 3 केजी, यानी 63 minus 3 is 60 and plus 3 is 66. So you keep your weight between 60 to 66 kg. If you are in between, you are preventing yourself for many complications, है ना? And we Indian Asians, हम लोगों को दुबला पतला ही बना रहना है। लोगों को बोलने दो बहुत दुबले हो गए, बहुत सूख गए हो, क्या हुआ, कुछ बीमार पड़ने में, अच्छा हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। So thank you all. God bless you all. Enjoy your health. We'll meet soon in next weekend. Thank you. सर वन ये जो फास्टिंग इंसुलिन करना है तो उसका विंडो 10 से 12 घंटे का बताया जाता है लैब में, लेकिन अभी हम लोग 7 बजे के अंदर खाना खत्म कर रहे हैं, तो वो मैं मैच मतलब मैं ये मैच नहीं कर पा रहा हूँ। तो 13 आवर्स, यदि 13 एंड 13.5 आवर्स फास्टिंग होता है तो उसका कोई इफेक्ट आएगा क्या उस रिजल्ट पे? नहीं, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन गो फॉर इवन दैट। ओके सर, ओके, थैंक यू। Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you.